हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू MK लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन अंडर आईपीसी, जिसका प्रावधान सेक्शन 403 और 404 में दिया गया है आईपीसी में, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 403 और 404 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन को ऑफेंस बनाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके वीडियो आपको टाइम तक थ्रू नोटिफिकेशन मिल सकें। देखिए, छोटा सा ऑफेंस है, बट यहाँ से MCQ मेंस के लिए शॉर्ट नोट जरूर बनता है और वैसे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन क्या है। सबसे पहले एक वर्ड पे आप जाइए, मिस एप्रोप्रिएशन। इसको हिंदी में कहा जाता है दुर्विनियोजन, यानी किसी चीज को मिसयूज करना, आप एक तरह से कह सकते हैं। जो आपका नहीं आप उसे इस्तेमाल करते हैं। और इसी एक्ट को क्या बना दिया गया लॉ के द्वारा, आईपीसी के द्वारा, अंडर सेक्शन 403 एक ऑफेंस की कैटेगरी दे दी गई है। तो ये क्या बन गया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आईपीसी में एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 2, जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की। मैं कहता हूं कि इस चैप्टर को कभी भी आप डायरेक्ट ना पढ़ें। जब आप चैप्टर 17 स्टार्ट करें, देन यू रीड सेक्शन 22। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी। योर सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली क्या होगा, सेक्शन 25 फ्रॉडेंटली क्या होगा। तो जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली, ये दोनों के दोनों वर्ड हमें यहाँ पे काम आने वाले हैं। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है आपको सेक्शन 22 ने बता दिया। डिसऑनेस्टली क्या होता है ये आपको सेक्शन 24 ने बता दिया। डिसऑनेस्टली होता क्या है एक्चुअली, किसी की डिसऑनेस्ट इंटेंशन। पहले हम ये वर्ड समझने की कोशिश करेंगे कि डिसऑनेस्टली क्यों होता है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हम तभी समझ पाएंगे जब हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो धारा 24 जो है सेक्शन 24 वो कहता है कि कोई भी ऐसी इंटेंशन विच वांट टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, ऐसा लॉस किसी को पहुंचाना जिसके लिए आप लीगली ऑथराइज नहीं थे, ऐसा गेन आपने कर लिया जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं थे। जब आपको कुछ लाभ होगा तो किसी को नुकसान भी होगा। तो ऐसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन को क्या कहा जाता है, ये क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन क्या होती है, डिजायर ऑफ योर माइंड। नॉलेज में क्या होता है कि आप फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। अगर मैं ये कार्य करूंगा तो क्या होगा, इस बात का मुझे ज्ञान है, ये मेरी नॉलेज है। मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, अभी मैंने कर दिया। डिजायर, इमीडिएट डिजायर ऑफ योर माइंड इज इंटेंशन। मोटिव, अल्टीरियर नेचर, आप कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर में, किसी से बदला लेना है, इस टाइप की चीजें। ये डिफरेंस हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो 403 में दी गई है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबके पास अपना बेर एक्ट होगा और अपना बेर एक्ट आपने खोल रखा होगा। देखिए, जब भी कोई आप क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड वीडियो देखे, चाहे आईपीसी, सीआरपीसी, तो आपके पास आईपीसी होना चाहिए, सीआरपीसी होना चाहिए और एविडेंस होना चाहिए। जब कभी भी ऐसे वीडियोस देखते हैं तो ये आपके साथ में होने चाहिए। अब क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन को हमारी आईपीसी किस तरह से डिफाइन करती है वो देखते हैं। देखिए, 403 क्या कहता है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use any movable property। यानी कि पहले आपको मिस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन समझनी होगी। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं, सजा तो हम बाद में देखेंगे। When a person dishonestly misappropriate, डिसऑनेस्टली हमने कहां पढ़ा, सेक्शन 24 में। इसीलिए कहता हूं पहले टर्मिनोलॉजी को समझो। और यूज द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन to satisfy his own purpose or to capitalize it for one's own use
हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। कोई भी व्यक्ति एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ एक रॉन्गफुल गेन करने के लिए या दूसरे को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए दूसरे की वस्तु को अपने लिए यूज कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसके लिए अगर सजा का प्रावधान देखा जाए तो अब आगे आइए, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। दोस्तों यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन मीन्स उसकी सजा कैसी हो सकती है? सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है। फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। कितनी सजा? 2 साल तक की, अप टू 2 ईयर्स। और फाइन या सिर्फ जुर्माना लगाकर भी छोड़ा जा सकता है, या सजा और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं। ये तो हो गया बेरेक्ट लैंग्वेज। अब इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उस पर्टिकुलर एक्ट के, उस ऑफेंस के, उस सेक्शन के, अगर आपने कीवर्ड्स या उसके जो इंग्रेडिएंट हैं जिनसे वो बना है, ये अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सेक्शन 403 किसको डिफाइन कर रहा है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। अब इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं। हम कहते हैं कि कोई भी एक्ट ऑफेंस कब बनता है? जब एक मेंस रिया होती है वहां पे, और एक आपका एक्टस रियस होता है। ठीक है, एक्टस रियस होता है। अब क्या यहां पे कोई मेंस रिया है, कोई एक्टस रियस है? बिल्कुल है। मेंस रिया क्या है यहाँ पे? मेंस रिया है, मैंने आपको अभी बताया कि जो आपने पढ़ा कहाँ पे? डिसऑनेस्टली, सेक्शन 24 में। ये आपका मेंटल एलिमेंट है, इन द सेंस किसका है ये आपके एक्यूज्ड का। जो एक्यूज्ड है ना, ये उसका। आपका से मतलब ये मत समझ जाना कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, ठीक है? एक्यूज की मेंटल कंडीशन को दिखाता है। अंडरस्टूड? आप देखिए सेक्शन की लैंग्वेज में ही पढ़िए। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए सेक्शन 24 में। दिस इज योर मेंटल कंडीशन, दिस इज योर मेंस रिया। तो एक्टस रियस क्या है भाई? गिल्टी माइंड हो गया। क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? गिल्टी माइंड आ गया। लेकिन एक्टस रियस नॉन मेन सेट रिया आपने अच्छे से पढ़ी है वो मैक्सिम, तो सीधी सी बात है अकेला गिल्टी माइंड ऑफेंस नहीं बनता। हालांकि वो मैक्सिम आईपीसी में पूरी तरह से लागू नहीं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट दिस सेक्शन एक्सप्रेसली रेफर्ड कि वो यहाँ पे लगेगी। अकेला गिल्टी माइंड, मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन पर मैंने एक्ट नहीं किया, ऑफेंस नहीं बनेगा। मैंने वो चीज ले ली और यूज कर ली, लेकिन मेरी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही नहीं थी, ये पार्ट मिसिंग था, तो ऑफेंस नहीं बनेगा। तो दोनों चीजों को होना जरूरी है। अब समझते हैं यहाँ पे एक्टस रियस क्या है। फिजिकल एक्ट हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल एक्ट यहाँ पे 2 तरह से हो रहा है। एक तो है कि मैंने उसको मिस अप्रोप्रिएट किया। क्या किया? मिस अप्रोप्रिएट किया। क्यों किया भाई? क्योंकि मैंने उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसको ऑन यूज के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए हमने प्रयोग किया है ना मेरा एक्ट? किसी की चीज को मैंने अपने लिए यूज किया। और दूसरा एक्ट मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया। किस चीज के लिए कन्वर्ट कर लिया? खुद के यूज के लिए। मिस अप्रोप्रिएट किया या कन्वर्ट किया, 2 काम यहां पे हो रहे हैं। तो ये आपके मेंस रिया और एक्टस रियस जो है मिलके क्या बनाते हैं? ऑफेंस बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि मान लीजिए वो चीज मैंने ली, भले वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। मैंने क्या किया? अब इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई? अब आते हैं, देखिए मान लीजिए ए है, ये इसका एक दोस्त है बी, ये इसके घर जाता है, इसकी बुक को ले लेता है, क्या मान के कि उसकी इम्प्लाइड कंसेंट है कि मेरा दोस्त है, मुझे मना नहीं करेगा। अगर उसकी यहां पे अभी तक डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, समझिएगा इस चीज को, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती, विदाउट कंसेंट होती, टेकिंग आउट ऑफ पोजेशन ले जाता, तो क्या बन जाती है? तो थेफ्ट ही बन जाती ना। थेफ्ट के इंग्रेडिएंट आ जाते हैं यहाँ पे।
लेकिन अभी तक उसकी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, उसने समझा मेरा दोस्त है मुझे थोड़ी मना करेगा, और वो बुक को लेके चला गया। लेकिन ले जाने के बाद जब वो ले गया बुक, उसको बुक बड़ी अच्छी लगी और उसने उसे रख लिया खुद से, अब मैं उसको नहीं दूंगा, अपने पास रखता हूं। Now dishonest intention arise into the picture and he has done the offense of criminal misappropriation। समझे इस चीज को आप? दो तरह से चीजें हैं, ये जो एग्जांपल दिया ये एग्जांपल है, मैंने उसको चीज को उसने क्या किया, he has taken the thing। अब दूसरी चीज लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, ये हमारा फर्स्ट था जहां पे हमने, अब कोई चीज किसी को मिल जाती है। अब देखिए जब चीज लेनी थी तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, कंसेंट था, ये मैटर करती हैं चीजें। लेकिन आप एक हाई रोड पर जा रहे हैं और आपको एक पर्स मिल जाता है किसी बंदे, पर्स आपने देखा कि उसमें कुछ पैसे हैं, 5-6 हज़ार रुपये भी हैं पर्स में। अभी देखिए जब आपको कोई चीज मिली है तो आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो हो ही नहीं सकती, पहली चीज, ठीक है। लेकिन आपने जैसे पर्स खोला उसके अंदर उसका लाइसेंस था, एंड यू कम टू नो दिस मनी बिलोंग्स टू हुम, दिस पर्स बिलोंग्स टू हुम, आपको पता लग गया पर्स किसका है। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई लालच बुरी बला है, पैसे देख के उस बंदे का मन थोड़ा ललचा गया और उसने उस पर्स को क्या किया, यूज, अपने यूज के लिए रख लिया, मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। नाउ ही हैज डन द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। और सजा कितनी है, 2 साल तक की सजा मिलेगी और फाइन मिलेगा। थेफ्ट नहीं होगी, देखिए थेफ्ट यहां नहीं हो सकती है, इसको ध्यान रखें। यहां पे विकास थेफ्ट बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि प्रॉब्लम देखो क्या है कि थेफ्ट के इंग्रेडिएंट अलग हैं यार। वहां पे आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, यू आर टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट कंसेंट। सिमिलैरिटी भी है दोनों में, हम उसकी भी बात करेंगे, तो लास्ट में करेंगे, बस इसको समझो पहले अच्छे से, ठीक है। यहां चीज मिली, अपने यूज के लिए कर ली, तो वहां पे सीधी सी बात है क्या होगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का एक्ट हो जाएगा। अब यहीं पे फिर सेक्शन 404 आता है, इसके इलुस्ट्रेशन सारे पढ़ लेना, इलुस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इलुस्ट्रेशन बी को तो 100% पढ़ना। देखिए अभी जहाँ एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है कि आपका जो डिपोजिशंस आते हैं इस तरह की, वो लगभग सेम आने लगी हैं। वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है इसमें, बस इनका जिस्ट चेंज नहीं करेगा, अंडरस्टूड। दूसरा 403 में 2 एक्सप्लेनेशन दी गई है, और ये एक्सप्लेनेशन आपको क्या बताती है, पहली एक्सप्लेनेशन बताती है कि जो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, वो मिस एप्रोप्रिएशन माना जाएगा फॉर द टाइम ओनली इज अ मिस एप्रोप्रिएशन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए ही समझा जाएगा। एग्जाम्पल दिया, जैसे ए को क्या हुआ है, हम अगर 403 का एक्सप्लेनेशन 1 समझ लेते हैं। ए को क्या हो गया कि एक गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिला जो किससे बिलोंग करता था, जेड से। अब उसके ऊपर ब्लैंक इंडोर्समेंट था। अब ए को पता था कि ये जेड से बिलोंग करता है, लेकिन वो क्या करता है, एक बैंकर के साथ मिलकर उस पर सिक्योरिटी के तौर पे देता और लोन ले लेता है। उसे लगा, ए जा रहा था रोड पे, उसे एक नोट मिला ब्लैंक, उसने देखा कि जेड का प्रोमिसरी नोट, वो सीधा गया यहां से, उसके बाद बैंक में, जेड के पास नहीं गया, उसे पैसों की जरूरत थी, उसे लगा कि मैं बैंक वाले से थोड़ा सा लोन ले लेता हूं, बाद में लोन पे कर दूंगा और वो जो सिक्योरिटी है मैं वापस जेड को दे दूंगा। आप समझ रहे हैं, उसके बड़े अच्छे विचार है, वो उसकी चीज को अपने लिए यूज नहीं करना चाहता, वो अपनी जरूरत पूरी करना चाहता है खाली, कि मैं जब मेरा लोन भर दूंगा तो वापस से जेड को दे दूंगा। यहां पे आप देखिए उसने मिस एप्रोप्रिएट कैसे किया, टेम्परेरीली किया है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरीली है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे टेम्परेरी भी है तो वो भी इसकी कैटेगरी में आएगा। दूसरी चीज, ये पहली एक्सप्लेनेशन बताती है कि वो चीज टेम्परेरी है या परमानेंट है, ये चीज यहां पे आप लिख लीजिएगा अपने बैरेक्ट में बगल में। अब एक्सप्लेनेशन 2 को देखिए, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि अ पर्सन हु फाइंड्स द प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन। दूसरी कह रही है हमारे पर्स वाला एग्जाम्पल, कि जहां पे किसी के पोजेशन से नहीं ली मैंने चीज, मुझे तो रोड पे जा रहा था मैं, मुझे वहां पर एक पर्स मिल गया, पर्स में पैसे थे, ठीक है। अब लेकिन मैंने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, आई हैव नॉट डन एनी एफर्ट टू सर्च कि ये किसका है।
लेकिन अगर मैं एफर्ट करता, उसको ढूंढता, तो भले ही वो बंदा मुझे नहीं मिला, उसके बाद मैं अगर इसे यूज करता हूं, ठीक है, तो तब जाके वो यूज होती है। और ये बिल्कुल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट. इट इज सफिशिएंट इफ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी. अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज है. पर्स में मुझे ना लाइसेंस था ना कोई डॉक्यूमेंट था, मुझे नहीं पता लगा वो पर्स किसका है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए था? पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था. हालांकि कोई आज की दुनिया में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन जाना चाहिए था. ठीक है. आई हैव डन सम एफर्ट टू फाइंड द रियल ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्स. और उसके बाद भाई काफ़ी समय तक मुझे कोई नहीं मिला तो यूज करने, तो फिर मैंने यह ऑफेंस नहीं किया है. बट इफ विदाउट डूइंग एनी एफर्ट आई डिड दिस, इट मीन्स मैंने किसी के पोजेशन से भले ना ली, मुझे तो मिली है, मैंने क्या अपराध किया भाई? मुझे रोड पे एक अंगूठी मिल गई, मैं घर लेके आ गया, मैंने क्या अपराध किया? अपराध किया है. अंडरस्टूड. तो ये आपका 403 आपको क्लियर हो गया. 404 पे चलते हैं. ये एग्रीवेटेड फॉर्म की बात करता है, जहां पे डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है किसी मृत व्यक्ति का, किसी डिजीज्ड का, डिसीज्ड, जिसने इस दुनिया से, जिसको सीज कर दिया, चला गया जो व्यक्ति. आपने देखा हुआ बहुत बार, जैसे कभी मिस हैपनिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों के जो मर चुके हैं, कोई ऐसा बंदा, ये एक एग्रीवेटेड फॉर्म है मिस एप्रोप्रिएशन की, वो क्या करता है, उसकी अंगूठी निकाल लेता है, उसकी घड़ी खोल लेता है, उसका पर्स निकाल लेता है. जब तक कि उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो नहीं आए हैं, जो ऑथराइज हैं, लीगली ऑथराइज हैं उसका सामान लेने के लिए, वो नहीं आए हैं, उससे पहले मोर्चरी में क्या होता है, जो मोर्चरी में रहने वाला जो ऑन ड्यूटी है वो क्या करता है, उस लाश की अंगूठी निकाल लेता है कि ये यमराज के पास थोड़ी लेकर जाएगा, मैं यूज करता हूँ. कौन बताने वाला, कौन देखने वाला है? Whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use the property, knowing that such property was in the possession of deceased person at the time of that person's disease and has not since been in the possession of any person who is legally entitled to such possession, ऐसा व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? He shall be punished with the imprisonment of either description. अभी यहाँ पे थोड़ी सी सजा ज़्यादा हो जाती है, 3 साल के साथ में फाइन भी लगेगा. एंड वर्ड यूज हुआ है, एंड, यानी सजा भी मिल सकती है और फाइन भी लगेगा, दोनों चीज़ें होंगी. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करेगा, बेलेबल ऑफेंस है. ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, ठीक है. और ये आपका एनसी है, नॉन कंपाउंडेबल, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी क्या है, नॉन कंपाउंडेबल भी है. और आपका 403 क्या था, वो भी नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, बट दैट इज कंपाउंडेबल. 403 में जो है उसमें क्या डिफरेंस है कि 403 जो है कंपाउंडेबल है. कहाँ दे रखा है? सेक्शन 320 सीआरपीसी में दे रखा है. 404 एग्रीवेटेड फॉर्म है, वो आपका क्या हो जाता है, नॉन कंपाउंडेबल हो जाता है. अब एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि थेफ्ट, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि थेफ्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन दोनों सुनने में तो बिल्कुल सेम लग रही है, क्योंकि देखिए सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, पीपीटीवाई यानी प्रॉपर्टी, और यहां भी मूवेबल प्रॉपर्टी है. यहां भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, यहां भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है. देख रहे हैं, दोनों चीजों में लगभग सेम है. फिर इसमें क्या है, डिफरेंसेस क्या है? देखिए, जो थेफ्ट हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी की चीज को ले जाने से हो सकती है. यू आर टेकिंग द थिंग आउट ऑफ द पोजेशन. ठीक है, अगर भाई आपको कोई चीज किसी ने दी है या आपको कोई चीज पड़ी हुई मिली है तो वो थेफ्ट नहीं हो सकती. जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टेकिंग भी है और आपका फाइंडिंग भी है, दोनों चीजें. दूसरी चीज क्या है, थेफ्ट मस्ट बी आउट ऑफ पोजेशन. यहाँ पे तो हमें क्या करना है, किसी के पोजेशन से
ये वर्ड लिखा हुआ वहाँ पे, आउट ऑफ पोजीशन ले जाना। यहाँ क्या है, आउट ऑफ पोजीशन भी हो सकता है और वो जरूरी है कि ना हो। ये यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट है, यहाँ आउट ऑफ पोजीशन एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। अब थेफ्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैं गया सुनार के पास, मैंने उसको बेच दिया, मैंने उसको फेंक दिया, तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। मैं उसका क्या यूज करता हूँ ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में ये चीज मैटर करती है कि यूज ऑफ प्रॉपर्टी मैंने क्या किया। आई हैव टू यूज दैट फॉर माई ओन यूज, अंडरस्टूड। आफ्टर टेकिंग दैट और आफ्टर फाइंडिंग द प्रॉपर्टी इट मस्ट बी यूज्ड फॉर माई ओन यूज। ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आप अपने सजेशंस मुझे मेल कर सकते हैं, कोई आपके एडवाइस मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कोई आप नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी अलग तरह से वीडियो बनने चाहिए, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट्स, एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस और बहुत सारे क्वेश्चन पोल भी आपको अवेलेबल रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, एंड आई रिक्वेस्ट कि आपके जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो प्लीज़ अपने इस चैनल को वहाँ पर भी शेयर करें, ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ सके और हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने तो इसे सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।